हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर सेल। वेल, जैसा आप सब लोग जानते होंगे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जब हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब ये होता है कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सबसे छोटा यूनिट है जिसको मिला करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, हेंस स्ट्रक्चरल एज वेल एज जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, इट इज द आउटकम ऑफ द सेलुलर फंक्शन और फंक्शन एट द सेलुलर लेवल। इसीलिए हम सेल को बोलते हैं एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वेल, व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड? स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। Okay, now see, this word is made up of two letters, two parts. Cyto means cell and logy, which means to study. Simple, right? So study of cell is cytology, cyto and logy. Well, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। उन्होंने सबसे पहली बार, वेल, द फिगर बिलो, ये है मिस्टर रॉबर्ट हुक, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वेल, इन्होंने 1665 में सबसे पहली बार एक प्लांट है जिसको बोलते हैं स्पेनिश ओक प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्वेरकस स्यूबर, उसका एक सेक्शन लिया था। दिस सेक्शन वाज टेकन फ्रॉम कॉर्क। मैं बता दूं कि कॉर्क जो होता है वो किसी भी प्लांट का डेड पार्ट होता है। ओके, सो स्पेनिश ओक प्लांट के कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया इन्होंने और उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर हिज सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप। और उन्होंने क्या देखा कि देयर वर हेक्सागोनल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो उनको देखा कि ऐसे हेक्सागोनल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, एक के बाद एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए, एक दूसरे से चिपके हुए, और ये सब अंदर से खाली थे। और ये ऐसा अपीयर कर रहा था जैसा कि बिल्कुल एक हनी कॉम्ब हो। वेल, लैटिन में लिटिल कंपार्टमेंट्स या रूम्स को सेलुली कहते हैं, एंड हेंस रॉबर्ट हुक नेम्ड दिस स्ट्रक्चर्स एज सेलुली एंड रिपोर्टेड दिस फाइंडिंग इनटू हिज बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, व्हिच वाज लेटर पब्लिश्ड। बाद में चल करके दिस वर्ड सेलुली को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इनटू सेल। सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को ढूंढा। These were hexagonal structures, लेकिन ये सेल लिविंग सेल नहीं थे, बल्कि ये डेड प्लांट सेल्स थे। However, since इन्होंने सबसे पहली बार सेल को ढूंढा, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। वेल, इन दिस फिगर आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक, उनका एक्चुअल माइक्रोस्कोप जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। क्वेरकस स्विबर प्लांट का एक ट्विग है यहाँ पे, ट्विग मतलब टहनी, एंड ये जो इमेज है ये एक्चुअली वो इमेज है जो कि रॉबर्ट हुक ने ड्रॉ की थी। जो उन्होंने देखा वो उन्होंने ड्रॉ किया। दिस इज हिज ऑब्जर्वेशन। वेल, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सिंस रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल को तो किया था, तो हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? इन 1674 एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अगेन इन्होंने भी जस्ट लाइक रॉबर्ट हुक अपना एक सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप बनाया, बट दिस माइक्रोस्कोप वाज मोर पावरफुल देन द रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप। और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सैंपल्स को लिया और अपने सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और जो कुछ भी इन्होंने देखा उसको इन्होंने रिपोर्ट किया। नाउ यू कैन सी दिस फिगर। This figure shows the microscopic observations done by एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। तो उन्होंने बहुत सारे सेल्स देखे, ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी, डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स, ईस्ट सेल, बैक्टीरिया, स्पर्म सेल। सो ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग सेल्स, और इसीलिए इनको हम क्रेडिट देते हैं ऑफ डिस्कवरर ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, एंड दिस हैपेंड इन 1674. Well, after this, after knowing about the cell, in 1838,
In 1838 there was a scientist called M.J. Selden, इनका पूरा नाम मैथियास जॉन स्लेडन है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. And in 1839 थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिशर हैं, थे और ब्रिटिशर जूलॉजिस्ट थे. इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली दो कंक्लूजन्स डिराइव किए. एमजे सेल्डन ने डिफरेंट प्लांट सैंपल्स को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जबकि थियोडोर स्वान ने डिफरेंट एनिमल ओरिजिन के सेल्स को देखा और उन्होंने ये बोला कि the animals are made up of cells. However, since ये दोनों बहुत ही recent बातें हैं, 1838 and 1839 की, later इन दोनों ने अपने contributions को merge किया and propose किया cell theory, और उन्होंने कहा कि not only plant or animals, rather all living organisms are made up of cells and their products. However, इनके काउंटर में लोगों ने सवाल पूछा कि ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए हैं आपके अकॉर्डिंगली, देन नए सेल्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज वी सी कि रोज नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, तो नए ऑर्गेनिजम्स अगर सेल्स के बने हुए हैं तो ये नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? इन दोनों साइंटिस्ट के पास, दैट इज एम.जे. स्लीडन एंड थियोडोर स्वान के पास इसका आंसर नहीं था. However, there was another scientist जिनका नाम है Rudolf Virchow, R. Virchow. He had the answer to this question. In 1855, उन्होंने एक statement दिया, जिस statement is called omnicellula e cellula, and this means it is a Latin. इसका मतलब होता है कि all cells arise from pre-existing cells. Okay, so in 1855 Rudolf Virchow came and he gave this statement called omnicellula e cellula, which means all cells arise from pre-existing cells, and this summed up the entire cell theory. जो cell theory पे question उठ रहा था कि तो फिर नए cells कहाँ से आते हैं, उसका ये जवाब था. So this was later added into the cell theory, और इसीलिए हम बोलते हैं this is the expanded cell theory in which the Rudolf Virchow का statement is included. And according to the entire expanded cell theory, all living organisms are made up of cells. Cell is structural and functional unit of living organisms. They have power to reproduce, and all cells arise from pre-existing cells. However, see, as per this theory, all living organisms are made up of cells. लेकिन इसका एक exception है. Exception क्या है? Exception is virus. क्यों? जो viruses होते हैं, they are living once inside their host. Okay? लेकिन they are not made up of cells. They do not have cellular composition. और इसीलिए ये cell theory का exception है. Okay? ये बहुत बार पूछा जाता है, so please इसको ध्यान में रखिएगा. Great. सिंस हम लोग समझ गए हैं कि सेल क्या होता है, सबसे पहले किसने देखा, वी हैव कवर्ड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. एक नॉर्मल सी सवाल दिमाग में जो उठती है कि एक सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप कैसा होता है, वो दिखता कैसा है. वेल, जो सेल होता है उसका साइज वेरिएबल होता है. ठीक है, इसका जो साइज है इट कैन वैरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स टू माइक्रोमीटर्स. मतलब सेल बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है. इवन सम सेल्स कैन ग्रो टू फ्यू मीटर्स. तो सेल का साइज जो है वो वेरिएबल होता है. सिमिलरली जो सेल का शेप होता है वो भी वेरिएबल होता है. सेल कैन बी ओवल, कैन बी रेक्टेंगुलर, कैन बी कॉलुमिनर, दे कैन बी स्टार शेप्ड, दे कैन बी रिबन शेप्ड. तो सेल का जो शेप और साइज जो होता है वो दोनों का दोनों वेरिएबल होता है. इट डिपेंड्स on the function of the cell. Well, this is very important. Please ध्यान में रखिए कि किसी भी सेल का साइज और उसका शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि if a cell belongs to a larger animal or plant तो सेल का साइज बड़ा होगा. If it belongs to a smaller plant or animal or organism तो ये साइज छोटा होगा. बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा.
मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर हाथी का सेल है तो बड़ा होगा और चींटी का सेल है तो छोटा होगा। नो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सेल का शेप एंड साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। ओके, now since cell का size variable है, so there will be some cell which will be the longest, some will be largest, some will be smallest. So see, the longest cell are the nerve cells. Okay, largest cell is egg of ostrich, and the smallest cell is PPLO, that is pleuropneumonia like organism. Okay, now since now we know कि cell का size और shape variable हो सकता है, लेट मी इंट्रोड्यूस कि सेल अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि सेल कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस पे सेल दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। नाउ when we see eukaryotic cell can further be classified as plant cells and animal cells. Well, so what are these? Let us understand the prokaryotic and eukaryotic cell through differences between them. Okay, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों के स्कूल के एग्जाम के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मली ये पूछा जाता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वेल, सो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक, अगेन सी बेटा बायो में यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न कि जो टर्म है उसको कैसे आपको तोड़ना है इन ऑर्डर टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। ठीक है, वेल देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक, ये जो वर्ड है ये दो पार्ट्स में बना हुआ है, प्रो एंड कैरियोटिक। नाउ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जबकि प्रिमिटिव जबकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। अब देखिए, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस सेल, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस सेल हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट प्रिमिटिव न्यूक्लियस सेल, राइट। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, सो ट्रू न्यूक्लियस सेल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल व्हिच हैव primitive nucleus, while eukaryotic cell is a cell which has true या well developed nucleus, correct? So नाम में ही ये छुपा हुआ है। well, जो primitive nucleus होता है उसको हम incipient nucleus या nucleoid भी कहते हैं, okay? In some cases इसको हम genophore भी कहते हैं, but वो फिर कभी। well, so the first difference is prokaryotic cells have primitive nucleus while eukaryotic cells have well-developed nucleus. The second difference is actually explanation of the first point. Primitive nucleus उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, जबकि जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और एक नहीं दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। दैट इज देयर इज डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच आर नेम्ड एज आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग आगे चल के देखेंगे जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की इसी चैप्टर में। एट द सेम टाइम इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ओके। व्हेन इट कम्स टू प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, okay. Now membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, chloroplast, lysosome, peroxisomes etc. ये कुछ भी नहीं होते हैं। बट जैसे ही हम यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बल्कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी दो तरह के होते हैं, सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सो एक यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, राइट। So you can imagine कि eukaryotic cell के cytoplasm will be more complex. There will be many different kind of cell organelles, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। See, दो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा, लेकिन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स तो हो सकते हैं, राइट। और
मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल का एग्जाम्पल है राइबोसोम्स। ओके, नाउ इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड दोनों तरह के सेल ऑर्गेनेल होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम है, ये राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं 70s राइबोसोम्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है, इट इज 80s। Now 70 and 80 represents the sedimentation coefficient. Okay. इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं बात करेंगे। Well, prokaryotic cell, it means it is simpler. Not only simpler, it is relatively smaller. Okay, relatively smaller किसके relative में? यूकैरियोटिक सेल के। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल के संदर्भ में और इन रिलेशन टू दैट इट इज स्मॉलर। इसकी साइज यूजुअली 1 to 5 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर की होती है। ओके, नाउ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, दे फॉर्म ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स हैं, मोर एडवांस सेल्स हैं, ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर दोनों तरह के लाइफ फॉर्म्स को बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू एग्जांपल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया को बनाते हैं, इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया एक चीज नहीं है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, सो यूकैरियोटिक सेल्स are found in plants, fungi, animals, protista, protozoa, etc. So basically बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट पे वो सारे किसके बने हुए हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के। ओके, ग्रेट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और अब हम देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे मेजर डिफरेंस है दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल जो है इट इज अ आउटर rigid boundary, okay, present outside the cell membrane। तो मान लीजिए कि एक सेल है, सेल के बाहर एक बाउंड्री वॉल है, राइट? दिस बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल, और ये बाउंड्री वॉल कैसा है? रिजिड है, हार्ड है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। Okay, so in case of plant cells, cell wall is present, whereas in animal cell wall is absent। प्लांट सेल को जब आप देखते हैं, सो देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, वेयरएज एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। यू कैन रेफर योर डायग्राम इन द बुक। वेल, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ओके, ऑल्सो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, और हर एक सेल में इन जनरल देयर आर 2 सेंट्रियोल्स पर सेल। ओके, वेल, आई नो कि अभी यू मे फाइंड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, मे बी वैक्यूल, बट जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो सेल्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, दैट इज वैक्यूल, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, देन आई एम श्योर कि आपको ये बातें अच्छे से और समझ में आ जाएंगी। ओके, विद दैट वी आर एंडिंग दिस सेशन। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।